अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के लंबे इतिहास में कुछ बयान ऐसे होते हैं जो केवल एक दिन की खबर बनकर शांत नहीं होते। वो लंबे समय तक दुनिया भर के रणनीति गलियारों में बहस, विमर्श और समीक्षा का विषय बने रहते हैं। ऐसे बयान समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों या टीवी चैनलों के प्राइम टाइम स्टूडियो तक सीमित नहीं रहते, बल्कि दुनिया भर की संसदों, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और डिजिटल मंचों पर एक बड़े वैचारिक विमर्श को जन्म दे देते हैं। दुनिया भर के नीति विशेषज्ञ उनका सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। कूटनीतिक हलकों में उनके दूरगामी प्रभावों का आकलन किया जाता है और आम नागरिक ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन बयानों के पीछे छिपे वास्तविक राजनीतिक इरादे क्या हैं। दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ ऐसा ही घटनाक्रम देखने को मिला जब राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर अपने आक्रामक और गैर जिम्मेदाराना अंदाज में एक विवादित बयान दे डाला। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, वैश्विक न्याय व्यवस्था और मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट की पहले से ही डावाडोल शांति को एक और नए संकट में डाल दिया। मिस्टर ट्रंप ने बिना किसी कूटनीतिक संकोच के यह ऐलान कर दिया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका की धरती पर गिरफ्तार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणाली की अवहेलना करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होनी चाहिए तो वो केवल ईरान के उन नेताओं पर होनी चाहिए जिन पर वो खुद एक तरफा आरोप लगाते रहे। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया जब पूरा मध्य पूर्व भयंकर मानवीय संकट और युद्ध की तबाही से जूझ रहा है। एक तरफ गाजा में जारी सैन्य अभियानों, बुनियादी सुविधाओं के विनाश और हजारों बेकसूर नागरिकों की मौतों के बाद स्थितियां बेहद दयनीय बनी हुई हैं, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मानवाधिकार समूह वहां हुए संभावित युद्ध अपराधों की निष्पक्ष जांच करने में जुटे हुए हैं। ऐसे नाजुक और ऐतिहासिक मोड़ पर एक प्रमुख अमेरिकी राजनीतिक हस्ती द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र को खुलेआम चुनौती देना सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं है। निष्पक्ष विश्लेषकों और कानूनविदों की नजर में ये बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को पंगु बनाने और वैश्विक न्याय को अपनी संकीर्ण राजनीतिक फायदों के बलि चढ़ाने की एक सोची समझी कोशिश है। अब यहाँ मौलिक सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप को इस तरह का रुख अपनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या अमेरिकी राजनीति का एक खास वर्ग खुद को पूरी दुनिया के न्यायशास्त्र, मानवाधिकार सम्मेलनों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों से ऊपर समझता है? क्या कोई भी देश अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बल पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत यानी आईसीसी जैसी स्वतंत्र संस्थानों को कानूनी आदेशों को खारिज कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप के इस रवैये का अमेरिका की वैश्विक साख और मध्य पूर्व की दीर्घकालिक स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा? इन गंभीर प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए हमें इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक, कानूनी और ऐतिहासिक पहलुओं को विस्तार से समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की, जिनके राजनीतिक बचाव में ट्रंप खुलकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। नेतन्याहू का राजनीतिक कार्यकाल हमेशा से घरेलू भ्रष्टाचार के आरोपों, राजनीतिक अस्थिरता और आक्रामक सैन्य नीतियों से घिरा रहा है। उनके समर्थकों के अलावा दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की नजर में उनकी नीतियों ने मध्य पूर्व को बार बार संघर्ष की ओर धकेला है। विशेष रूप से गाजा में रिहायशी इलाकों, स्कूलों, शरणार्थी शिविरों और अस्पतालों पर हुए हमलों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। मानवाधिकार संस्थाओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून यानी जेनेवा कन्वेंशंस का गंभीर उल्लंघन हुआ है और इसके लिए जिम्मेदार नेतृत्व को हर हाल में जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में जब अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत यानी आईसीसी ने निष्पक्ष जांच की दिशा में कदम बढ़ाए और संभावित वारंट की बात की, तो दुनिया भर के इंसाफ पसंद लोगों में ये उम्मीद जगी थी कि शायद अब कानून से ऊपर कोई नहीं होगा। लेकिन ट्रंप जैसे नेताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थाएं केवल अपनी राजनीतिक सहूलियत का साधन है। जब कोई अंतर्राष्ट्रीय अदालत उनके राजनीतिक सहयोगियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच करती है तो वो सीधे उस संस्था की वैधता पर ही हमला बोल देते हैं। हमने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान भी ट्रंप ने
पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने, परमाणु संधियों को तोड़ने और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को धमकाने का काम किया था। नेतन्याहू के बचाव में दिया गया उनका ये ताजा बयान उसी आक्रामकता सोच का अगला विस्तार है, जो ये गलत संदेश देता है कि ताकतवर लोगों के लिए कोई कानून लागू नहीं होता। बयान के दूसरे पहलू पर गौर करें तो दोस्तों, ट्रंप ने न केवल नेतन्याहू का बचाव किया बल्कि अपनी पुरानी शैली के मुताबिक ईरान के खिलाफ भी भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने दावा किया कि नेतन्याहू ईरान के खिलाफ मोर्चे पर है, इसलिए वो अमेरिका के मित्र हैं। वाह! हालांकि मध्य पूर्व की क्षेत्रीय राजनीति में ईरान की भूमिका पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठते रहे, लेकिन ट्रंप जिस तरह से पूरी कूटनीति को दोस्त बनाम दुश्मन के बेहद सतकी नजरिए से देखते हैं, वो वैश्विक शांति के लिए अत्यंत नुकसानदेह है। ईरान के साथ दशकों से चले आ रहे विवादों और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को कूटनीतिक परिपक्वता से समझने के बजाय ट्रंप केवल बयानों के जरिए अपनी घरेलू राजनीति को चमकाने का प्रयास करते हैं। आपको बताया कि अपने कार्यकाल में 2015 के दौरान परमाणु समझौते से एक तरफा बाहर निकलकर ट्रंप ने इस पूरे क्षेत्र में तनाव की एक नई आग भड़काई। अमेरिका और इजराइल के बीच दशकों पुराना रणनीतिक, खुफिया और सैन्य सहयोग रहा है, जिसे दोनों देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा मानते हैं। लेकिन ट्रंप इस ऐतिहासिक साझेदारी को एक जिम्मेदार और संतुलित कूटनीति के रूप में चलाने के बजाय इसे अंध समर्थन और मनमाने रवैये में बदल रहे हैं। एक जिम्मेदार महाशक्ति का पहला कर्तव्य यह होता है कि वो अपने सहयोगियों को भी मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में रहने की सलाह दे। लेकिन ट्रंप अपने राजनीतिक मित्रों को उनके हर गलत कदम पर पर्दा डालने की नीति पर चलते हैं। यही कारण है कि विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की ये नीतियां इजराइल या अमेरिका की दीर्घकालिक सुरक्षा में कोई मदद नहीं करती, बल्कि विश्व मंच पर अमेरिका की नैतिक साख यानी मॉरल अथॉरिटी को अपूरणीय क्षति पहुंचाती है, यानी नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, अब उस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं, क्या कोई देश अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणाली के आदेशों को खारिज करने का अधिकार रखता है? कूटनीति की दुनिया में यह माना जाता है कि वैश्विक व्यवस्था और शांति को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान करना बेहद आवश्यक है। हालांकि अमेरिका ने तकनीकी कारणों से अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत के रोम विधान की पूरी तरह से पुष्टि नहीं की। फिर भी एक जिम्मेदार लोकतंत्र से ये उम्मीद की जाती है कि वो गंभीर युद्ध अपराधों की जांच में रोड़ा न अटकाएं। जब ट्रंप ये कहते हैं कि नेतन्याहू को अमेरिकी जमीन पर छुआ भी नहीं जा सकता, तो वो सीधे तौर पर उस सिद्धांत को खारिज कर रहे हैं, जो कि कानून की नजर में सब बराबर है। ये रवैया केवल जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली मध्यकालीन सोच को बढ़ावा देता है। दोस्तों, विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का यह बयान केवल एक नेता का व्यक्तिगत बचाव नहीं, बल्कि यह उनकी उसी संकीर्ण विदेश नीति का हिस्सा है जिसे उन्होंने अमेरिका फर्स्ट का नाम दिया था, लेकिन जो वास्तव में अमेरिका अलोन में बलकर रह गई है। इस नीति के तहत बहुपक्षीय कूटनीति, पर्यावरण समझौते और मानवाधिकार संस्थाओं को लगातार दरकिनार किया गया। ट्रंप के इस बयान ने साबित कर दिया कि वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और कमजोर करने का कोई मौका हाथ से नहीं गंवाते। इससे न केवल अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत का अपमान होता है, बल्कि दुनिया के छोटे और विकासशील देशों का भी वैश्विक न्याय व्यवस्था से भरोसा उठता है। वैश्विक स्तर पर इस बयान की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आपको बताएं, वो भी ट्रंप की विभाजनकारी रणनीति को बेनकाब करती है। जहां इजराइल के कट्टरपंथी गुट और अमेरिका के अधिकारवादी समूह इसका समर्थन करते हैं, वहीं यूरोपीय संघ के जिम्मेदार देशों, मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विद्वानों ने इस पर गंभीर चिंता जताई। यूरोपीय देशों का हमेशा से ये मानना रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत यानी आईसीसी जैसी संस्थाएं दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा और युद्ध अपराधों को रोकने के लिए अनिवार्य है। ट्रंप द्वारा इस संस्था को खुलेआम चुनौती देने से अमेरिका और उसकी पारंपरिक यूरोपीय सहयोगियों के बीच कूटनीतिक दरार और गहरी होने की आशंका है। दोस्तों, डिजिटल मीडिया के इस दौर में ट्रंप का यह बयान तेजी से फैला। जहां उनके समर्थकों ने इसे अमेरिकी ताकत का प्रदर्शन बताया, वहीं विचारकों, पत्रकारों और आम नागरिकों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणाली पर आघात करार दिया। आलोचकों का स्पष्ट कहना है कि जब एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अवहेलना करती है, तो इससे दुनिया भर के अन्य निरंकुश शासकों और तानाशाहों को भी अपने अपने देशों में मानवाधिकारों का हनन करने और अंतर्राष्ट्रीय चेतावनियों को नजरअंदाज करने का गलत प्रोत्साहन मिलता है।
ये समझना बेहद जरूरी है कि इस प्रकार के बयानों का असर सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं रहता। जब अंतर्राष्ट्रीय नियमों को सिर्फ इसलिए नकार दिया जाता है क्योंकि वो किसी ताकतवर देश के राजनीतिक मित्र के खिलाफ जा रहे हैं, तो इससे पूरी वैश्विक न्याय प्रणाली की बुनियाद हिल सकती है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब बड़ी शक्तियों ने अपनी ताकत के नक्शे में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ताक पर रखा है, तब तब पूरी दुनिया में अस्थिरता, अराजकता और संघर्ष का खतरा बेहद बढ़ा है। इसके अलावा इस बयानबाजी से अमेरिका के उन लोकतांत्रिक मूल्यों और न्याय के दावों पर भी आघात पहुंचा है जिनका वो हमेशा से प्रचार करता रहा है। जब कोई महाशक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणाली का उपहास उड़ाती है तो वो विश्व मंच पर अपनी नैतिक श्रेष्ठता खो देती है। इससे उन देशों को भी शय मिलती है जो अपने नागरिकों के अधिकारों का हनन करते हैं या ये तर्क देते हैं कि नियम केवल कमजोर देशों को दबाने के लिए बनाए गए। साथ ही मध्य पूर्व में इससे उग्रवाद का और असंतोष को बढ़ावा मिलता है। जब एक तरफ लाखों पीड़ित लोग न्याय की गुहार लगा रहे हो और दूसरी तरफ उन्हें यह देखने को मिले कि वैश्विक नेता न्याय प्रक्रिया को ही ठुकरा रहा है, तो कूटनीतिक और शांतिपूर्ण समाधानों पर से आम लोगों का भरोसा उठने लगता है। निराशा का ये माहौल युवाओं को उग्रवाद के रास्ते पर धकेलता है, जो अंत में पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है। इस प्रकार ट्रंप का यह बयान कूटनीतिक रूप से गलत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक अदूरदर्शी है। यदि हम ऐतिहासिक परिदृश्य पर दृष्टि डालें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्मित वैश्विक संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र और बाद में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत का मुख्य उद्देश्य यही था कि ताकत के इस्तेमाल पर एक नैतिक और कानूनी अंकुश लगाया जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नूरनबर्ग ट्रायल्स के माध्यम से दुनिया ने यह संकल्प लिया था कि चाहे कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। परंतु डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक दृष्टि इस ऐतिहासिक संकल्प के ठीक उलट है। वो एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत करते हैं जहां संप्रभुता के नाम पर या राजनीतिक संबंधों की आड़ में किसी सैन्य कार्रवाई को जायज ठहराया जा सकता है। यह रवैया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उस युग में वापस ढकेलने जैसा है जहां कोई वैश्विक नियम या नैतिक मानदंड अस्तित्व में नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार ये भी मानते हैं कि ट्रंप का ये रवैया अमेरिका की अपनी घरेलू संस्थाओं और न्यायपालिका के प्रति उनके दृष्टिकोण का एक ही विस्तार है। जिस प्रकार वो अमेरिका के भीतर अदालतों, जांच एजेंसियों और न्यायिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठाते रहे, ठीक उसी तरह वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी न्यायिक संस्थाओं को खारिज करते रहे। ये एक चिंताजनक प्रवृत्ति है जो लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ों को कमजोर करती है। जब न्याय को राजनीतिक निष्ठा की कसौटी पर परखा जाने लगता है तो निष्पक्षता और सत्य का कोई मूल्य नहीं रह जाता। कूटनीतिक दृष्टिकोण से मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के लिए एक संतुलित, निष्पक्ष और अनबायस्ड प्रयास की बहुत आवश्यकता है। केवल एक देश या एक नेता का बचाव करके और दूसरे को पूरी तरह खलनायक बनाकर कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सकता। मध्य पूर्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब एक तरफा नीतियां थोपने का प्रयास किया गया है, तब तब वहां हिंसा और अविश्वास का दौर और लंबा हुआ है। ट्रंप की नीति शांति की स्थापना के लिए नहीं बल्कि संघर्ष को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाने का काम करती है। यह दृष्टिकोण न तो इजराइल के आम नागरिकों को दीर्घकालिक सुरक्षा दे सकता है और न ही फिलिस्तीनी नागरिकों को न्याय और गरिमापूर्ण जीवन प्रदान कर सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर भी इस प्रकार के बयानों और आक्रामक नीतियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। मध्य पूर्व केवल एक कूटनीतिक या सैन्य क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक प्रमुख केंद्र भी है। जब भी इस क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना बयानों के कारण तनाव बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अनिश्चितता पैदा हो जाती है। इसका सीधा असर दुनिया भर के आम उपभोक्ताओं पर पड़ता है, विशेषकर विकासशील देशों पर जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए तेल आयात पर निर्भर है। इस प्रकार ट्रंप का एक भड़काऊ बयान केवल राजनीतिक या कानूनी गलियारों तक सीमित न रहकर आम आदमी की जेब और वैश्विक आर्थिक स्थिरता को भी प्रभावित करता है। क्या ट्रंप के इस आक्रामक रवैये से मध्य पूर्व में जारी हिंसा और तनाव समाप्त हो सकता है? इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है बिल्कुल नहीं। निष्पक्ष कूटनीति, न्याय और मानवाधिकारों के सम्मान के बिना मध्य पूर्व में कभी भी स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकती। ट्रंप की यह नीति कि एक पक्ष को पूर्ण छूट दी जाए और दूसरे को केवल धमकियां दी जाए, शांति का रास्ता नहीं बल्कि अधिक संघर्ष का नुस्खा है।
उनका ये बयान मध्य पूर्व की भड़कती आग में घी डालने का काम करता है। निष्कर्ष के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान केवल एक चुनावी पैतरा या मीडिया का ध्यान खींचने का प्रयास भर नहीं, ये बयान अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना, वैश्विक न्याय संस्थाओं पर हमला और मध्य पूर्व में जारी मानवीय संकट के प्रति संवेदनहीनता का एक बड़ा उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत राजनीति स्वार्थों के लिए पूरी दुनिया की शांति और कूटनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रखा जा सकता है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस एक तरफा सोच के आगे झुकता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय की रक्षा के लिए एकजुट होकर फिलहाल के लिए खड़ा होता है। लेकिन इतना पूरी तरह साफ है कि ट्रंप की यह नीति दुनिया को स्थिरता की ओर नहीं बल्कि और अधिक संघर्ष, अराजकता और अविश्वास की ओर ले जा रही है। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना है। आपके इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।